नमस्कार। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया और इसकी जो अंतिम तिथि आज है और आज इसी के साथ ही पाठ्यक्रम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। लेकिन इस बार वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए पाठ्यक्रम जो जारी किया गया है तो पिछले पाठ्यक्रम से काफ़ी बदलाव किया गया है और मुख्य बातें इसमें कौन कौन सी रहेगी इसका हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आज जो विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया गया है इसमें कुछ विशेष बदलाव हुए हैं, इसकी भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इस बार वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय में आप किस प्रकार से और तैयारी करें ताकि आप आसानी से सिलेक्शन कर जाएं। ठीक है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अभी जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है इसमें से हिंदी के पाठ्यक्रम में मुख्यतः आपने देखा होगा कि जो विषय का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आपको 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 300 अंकों के होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही नॉर्मल वे में जिस प्रकार से अन्य एग्जामों में होती है 1/3 के हिसाब से। लेकिन इस बार जो पाठ्यक्रम हिंदी विषय का जारी किया गया है उसके अंतर्गत पिछले के मुकाबले वो जो पाठ्य पुस्तकें चलती थी उसे हटा दिया गया है। जैसे हिंदी विषय की कक्षा 9 से 12 तक की जो किताबें आपके पाठ्यक्रम में थी उसे हटा दिया गया है कि वो सबसे कठिन भी हुआ करती थी लेकिन इस पर एक प्रकार से सरल भी हुआ करती थी ताकि आप जब एक शिक्षक के रूप में कार्य करने जाओ तो उस समय भी आपके लिए आसानी होती थी। किसी के लिए वो हार्ड पार्ट था और किसी के लिए वो सरल पार्ट भी था, तो उसे पूर्णतया हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा पोर्शन अगर देखें तो व्याकरण के पोर्शन को यहाँ पर हालांकि पहले भी सेकेंड ग्रेड में व्याकरण को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी और इस बार भी इसी प्रकार से इसमें रखा गया है। अब जैसे वर्ण व्यवस्था हो गई, शब्दों के वर्गीकरण में तत्सम, तद्भव और विदेशज, और शब्द वर्गीकरण के अंतर्गत विकारी अविकारी शब्द, और व्याकरण में लिंग वचन कारक काल वाच्य शब्द, रचना में संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय, और शब्द ज्ञान में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और उसके बाद में वाक्य हो गया, शब्द शुद्धि हो गया, वाक्य शुद्धिकरण हो गया। तो ये व्याकरण का लगभग पोर्शन इसमें दिया गया है। ये तो था सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के नॉलेज के स्तर पर, और उसके बाद में आपके जो स्नातक स्तर है, ग्रेजुएशन स्तर है, उस स्तर में अगर देखा जाए तो सबसे पहले शब्द शक्तियाँ और उसके उदाहरण। तो ये नॉर्मल वे में देखा जाए तो काव्य शास्त्र इतना हार्ड नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको काव्य की रीतियाँ है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, तो ये मूलतः आपको व्याख्याता हिंदी के पद के लिए ये पाठ्यक्रम वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अलंकारों में भी कुछ खास नहीं है, 8 से 10 अलंकार है जो मूल रूप से हमारे हर पाठ्यक्रम में होते ही हैं, और छंदों में भी ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, 6 या 7 छात संधि दी गए हैं, तो ये लगभग सभी को याद ही रहते हैं। और रस और उसका भेद, इसके अलावा जो 6 संप्रदाय हैं उनको बिल्कुल नहीं रखा है, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। और उसके बाद में अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास को ज़्यादा विस्तार से आपके लिए नहीं रखा गया, जिस प्रकार से व्याख्याता के लिए या कॉलेज लेक्चर के लिए रखा जाता है उस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया, नॉर्मल वे में ही इसमें इसे दिया गया है। हालांकि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो साहित्य के इतिहास में आपको आदिकाल दे दिया, भक्ति काल दे दिया, रीतिकाल दे दिया, आधुनिक काल दे दिया, और आधुनिक काल में भी पद्य के लिए कुछ विशेष काल दे दिए और गद्य के लिए कुछ विधाओं का नामकरण भी दे दिया गया है। उसके बाद में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये भी ठीक है, उसकी बोलियों का सामान्य परिचय और देवनागरी लिपि, ये भी अच्छा पोर्शन दिया है, इसमें आप आसानी से नंबर ला सकते हो। उसके बाद में कवियों रचनाकारों की कुछ रचनाएं जो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इससे पहले जो आपके पाठ्यक्रम में किताबें थी उसमें भी अक्सर यही चीज़ें थी, क्योंकि किसी में गद्य पोर्शन था तो किसी में पद्य पोर्शन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कबीर ग्रंथावली की साखियाँ हैं,
श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित पुस्तक से ली गई है। तो सामान्य रूप से आप किसी भी पुस्तक को पढ़ने के बाद उसकी एक टीका, श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई टीका को पढ़ लीजिए, एक अच्छा पोर्शन दिया गया है। उसके बाद में तुलसीदास की रामचरितमानस, उसका बाल कांड आपको दिया गया है, किसके द्वारा संपादित है इसका इसमें नामकरण नहीं दिया गया है। सूरदास भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीराबाई परशुराम चतुर्वेदी, मीरा पदावली, इसके 20 पद है और भ्रमर गीत सार के भी 20 पद है। बिहारी रत्नाकर के प्रथम 20 दोहे हैं जो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा संपादित है। सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई के प्रथम 20 दोहे जो संपादित है नरोत्तम दास स्वामी और नरेंद्र भानावत, लक्ष्मी कमलेन के द्वारा। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र प्रथम सर्ग आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद कामायनी का श्रद्धा सर्ग 12 में से श्रद्धा सर्ग दिया गया है, तीसरा सर्ग। और उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 में उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति। तो ये श्रद्धा भक्ति तो लगभग हर पाठ्यक्रम में रहती है, लेकिन ये लोभ, प्रीति और उत्साह आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। मोहन राकेश जी का नाटक है लहरों के राजहंस, ये देखना है। और यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका। उसके बाद में कहानियों में है, उसने कहा था जो लगभग हर पाठ्यक्रम में रहती है, पूस की रात, लगभग अगर आपने बीए के दौरान पढ़ ली होगी। और पटाक्षेप नहीं होगा, ये नई है हेतु भारद्वाज जी की, हालांकि किसी सिलेबस में रही होगी आपके। उजाले की मसाहिब जो कॉलेज लेक्चरर में थी, विजयदान देथा की एक महत्वपूर्ण कहानी है, बड़ी इंटरेस्टेड है। और उसके बाद में हिंदी शिक्षण विधि और शिक्षण विकास से संबंधित कुछ चीज़ें दी गई हैं जो निश्चित तौर पर ये सैद्धांतिक ही रहेगी। और इसके बाद में अगर देख लें तो इसको आप कैसे कंप्लीटली कर सकते हो। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर देखा जाए तो व्याकरण की कोई एक किताब उठा लीजिए, जैसे राघव प्रकाश, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत एक किताब पहले चलती थी, अगर आपको पता हो तो सोहनदान चारण के नाम से वो संपादक थे, वो एक टीचर थे उस समय। और पुराना वर्जन अगर आपके पास हो तो बहुत ही बेस्ट पुस्तक थी, अगर आप पढ़ सको तो। इसके अलावा या फिर आज के समय में कोई भी आपको एक व्याकरण की किताब लेनी है और आसानी से उसे कर सकते हो। और काव्य शास्त्र को अगर देखा जाए तो काव्य शास्त्र का बहुत बड़ा पोर्शन आपके लिए नहीं रखा गया है, ठीक है। तो नॉर्मल वे में आप कहीं पे भी इसको पढ़ते हैं तो कोई सी भी एक किताब उठा लीजिए। नरोत्तम दास स्वामी की पुस्तक अलंकार पारिजात आती है, हालांकि उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ भी रहती है, तो उसे ना देख सको तो उसे देख लेना। या फिर काव्य शास्त्र के लिए आप आज के समय में देखें तो विवेक शंकर जी की पुस्तकें काव्य शास्त्र पर अच्छी आ रही है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छी किताबें आजकल चल रही है, उसे आप देख सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास, आपने अगर हिंदी विषय से पीजी किया है, क्योंकि अगर आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो लगभग तो पीजी होंगे, अगर आप पीजी नहीं है तो स्नातक में आपने हिंदी विषय पढ़ा होगा, तो साहित्य के इतिहास के लिए कोई भी एक पुस्तक पढ़ लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो सभी को पढ़नी है। और इसके अलावा अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो एक नेट का सेकेंड पेपर पहले चलता था, अगर आपको याद हो तो अशोक तिवारी इसके लेखक थे। पहले सेकंड पेपर जब चलता था, सेकंड और थर्ड दोनों, आजकल एक कर दिया, तो उस समय का अगर हो तो आपके पास वो पढ़ सकते हो, अन्यथा डॉक्टर नागेंद्र जी को पढ़ लीजिए। कोई सी भी एक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित किताब, केवल एक किताब आपको पढ़नी है, उसके अनुसार आप आसानी से कर जाओगे। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, इसके लिए अगर आपको अलग से पुस्तक पढ़ने की, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। किसी भी किताब में से कोई पोर्शन ले लीजिए, इसमें फिक्स पैटर्न है, उसी के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके अलावा इसमें आपको नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें अगर बात करें तो ये आपको मूल पुस्तकें पढ़नी ही पड़ेगी, जैसे कबीर ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, बिहारी रत्नाकर, ये सारी पुस्तकें आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मूल पुस्तकें पढ़ने से, इसके लिए आपको गाइड बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। गाइड अगर आप इसमें खरीदोगे तो बहुत बड़ी मात खाओगे, आपको मूल पुस्तक ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और ये कहानियाँ तो आपको पढ़नी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शिक्षण विधियों की अगर बात करें तो कोई एक सैद्धांतिक, क्योंकि ये सैद्धांतिक पोर्शन है,
तो इस स्थिति में आपको ये इसके लिए कोई सी भी किताब जो मार्केट में अवेलेबल हो उस हिसाब से ले लेनी है और आसानी से इसे कर जाओगे। तो मुझे लगता है कि अगर उस पार्ट को हटाया गया है तो कुछ लोगों के लिए अच्छा ही होगा, और अगर आपको लगता है कि ये नहीं हटाना चाहिए था तो हो सकता है कि आपने इससे पहले जब ये वैकेंसी आई होगी तो उससे पहले आपने तैयार किया होगा, तो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।